नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। ताबिश हुसैन। सवाल इंडिया का में सबसे पहले बात यहाँ पर सिक्किम की करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, जैसे हालात वहाँ पर बने हैं, वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। तो उसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले देते हैं। सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और उससे हुई तबाही में मरने वालों की संख्या यहाँ पर 40 से ऊपर हो गई है और सरकारी सूत्रों के मुताबिक तीस्ता नदी से 22 शव बरामद किए गए हैं। अभी 100 से ज़्यादा लोग हैं जो लापता हैं और इस बीच सिक्किम सरकार ने पर्यटकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पर जारी करके उन्हें अभी यहाँ आने से मना किया है। वहीं जहाँ यह हादसा हुआ है वहाँ से पर्यटकों को निकालने का काम किया जा रहा है। अब तक 2500 लोगों को निकाला गया है, जबकि यहाँ अब भी 3000 लोग फंसे हैं, जबकि अलग अलग जगह बनाए गए राहत शिविरों में करीब 6000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। डैमेज तो मैंने बता चुका है कि बहुत डैमेज हुआ है। ये मेजर डैमेज हुआ है। जैसा मैंने सिंगताम का डैमेज देखा और ये रंफू का डैमेज देखा, जितना भी ये पार्ट का डैमेज, लेकिन नॉर्थ सिक्किम का डैमेज कितना हुआ है नहीं देख पाया, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरा कट ऑफ है वहाँ पर। पूरा टोटल रोड वॉश आउट है, गांव वॉश आउट है। टोटल जितना भी हमारा पुल है, जो 13 ब्रिजेस जो टिस्टा नदी के ऊपर है, वो टोटल वॉश आउट हुआ है। इसी कारण हम पूरा डिफ़िकल्ट है और केंद्र सरकार के सहायता से हम लोग एयरलिफ्ट करने के लिए एयरलिफ्ट होके एयर बाई चॉपर जाने के लिए कोशिश, वो भी वेदर के कारण नहीं हुआ है। तो आज से अभी कल से शुरू मतलब हम लोग ने ट्राई किया, लेकिन आज वेदर ठीक है तो जा अगर पाएंगे तो हम जितने पहले हमारा प्रायोरिटी है, जितना भी फंसे हुए वहाँ पर टूरिस्ट है 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट, उनको हम लोग पहले निकालेंगे और ड्राइवर को निकालेंगे। उसके बाद हमारा सबसे अभी रेस्क्यू का प्रायोरिटी, हम रेस्क्यू करके हम लोग रिलीफ करने पहुँचाए। लोग जो भी नुकसान है वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो एक है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डैम चुंगथांग में टिस्टा स्टेट थॉट का जो डैम बना वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा बर्बाद वॉश आउट हुआ। उसके कारण जो भी नीचे बेल्ट में जो डिजास्टर उसके कारण है। तो बादल तो फटा है, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उसके बाद लोनाक लेक के ऊपर आ गया और लोनाक लेक ब्रस्ट हो गया। उसके बाद जो आया वहाँ से जो फ्लड आया, उसके फ्लड आने के बाद जो टिस्टा डैम जो था, टिस्टा थॉट का जो डैम था सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड का, वो पूरा वॉश आउट होने के कारण वहाँ से वायलेंट होके पूरा वाटर का वॉल्यूम बढ़ने के कारण यहाँ जितना भी लोअर बेल्ट में पूरा डैमेज हो गया ना। सवाल सेंटर से क्या हेल्प मांगे हैं, क्या हेल्प मिले हैं अभी तक? से मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा बात हो गया और गृह मंत्री साहब से भी बात हो गया और माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी बात हो गया। और केंद्र सरकार जो भी मदद चाहे राज्य सरकार को देने के लिए वो लोग तैयार है। मैं केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ऐसा घड़ी में केंद्र सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है और आर्मी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री को वहाँ के आपने देखा, वो बता रहे थे कि कैसे एक बादल फटा, फिर डैम जो है वो वहाँ पर बहा, उसके बाद ये बाढ़ की स्थिति वहाँ पर बनी जिससे इतना नुकसान वहाँ पर हुआ है। अब अचानक जो वहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ में सेना के बरदांग कैंप को भी नुकसान हुआ था और सेना का ये जो कैंप है ये नेशनल हाईवे 10 से सटा हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहाँ पहुँचे और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर अब क्या हालात हैं। सिक्किम में सटे हुए NH-10 के पास जो आर्मी का कैंप है, बरदांग कैंप, यहाँ पे कहीं ज़्यादा डैमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं गाड़ी जो तीस्ता के बाढ़ के पानी में आ गया था उसमें बह गए। कई लोगों के जो गाड़ी है, जवानों की जो गाड़ी है, आर्मी की जो गाड़ी है, सब मिट्टी के नीचे चला गया। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, लोगों को ढूंढने की कोशिश चल रहा है। यहाँ से अभी भी लोग मिसिंग है। और जब अचानक रात को पानी के लेवल बढ़ गया, बाढ़ आने के कारण कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स कैंप में जो थे पानी के नीचे आ गए, पानी में दब गए, जो मलबा है उसमें दब गए। और आप देख सकते हैं वहाँ पे तीस्ता नदी का फ्लो अभी तो काफ़ी नीचे है, लेकिन आप देखिए पानी कहाँ तक आ गया था। इन मिलिट्री गाड़ियों के बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया था और इसी के कारण यहाँ पे कई सारी आर्मी पर्सनल जो है अभी भी मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। एक जवान को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, एक मिलिट्री पर्सनल को, जो स्टेबल है अभी। लेकिन बरदांग में
एक ऐसा ये इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी भी लोग मिसिंग हैं, मिलिट्री पर्सनल। और यहाँ से जो स्थिति की जो गंभीरता है वो आपको पता चलता है कितने डैमेज हुआ है यहाँ पे इस तीस्ता में बाढ़ आने के कारण। जो बरदंग कैंप है आर्मी का, वहीं पे ये घटना घटे हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों की जान जाने की आशंका है। इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, मेरा कैमरा पर्सन जी शंकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आर्मी के जो व्हीकल्स है वो मलबा के नीचे दबे हुए हैं और रेस्क्यू के काम मिलिट्री द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि अगर कोई अंदर फंसे हैं तो उनको निकाला जाए। मिलिट्री के इस कैंप के कई सारे व्हीकल्स, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी के साथ बह भी गए हैं और कुछ मलबा के नीचे दबे हुए हैं, ये भी अनुमान किया जा रहा है। और उसी हिसाब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन बरदंग कैंप में आर्मी का चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जी शंकर के साथ बरदंग से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ पर बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी ऐसे ही एक राहत कैंप में पहुंचे, वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं उसका जायजा उन्होंने लिया। सिक्किम के कई क्षतिग्रस्त इलाका में रिलीफ कैंप बनाया गया है सरकार द्वारा, जहां पे लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि जो नीचे का इलाका है जहां पे पानी पूरी तरीके से घर के ऊपर से निकल गया है या घर को लेकर बह गया है, वहां लोगों के लिए रहने का जगह नहीं है और भी है, क्योंकि अभी भी अलर्ट है। ऊपर अगर और बारिश होते हैं और पानी आ जाता है तो जिनका घर लो लाइंग एरिया में है उनके लिए खतरा रहता है। इसलिए सरकार ने जो लो लाइंग एरियाज में जिनका घर बह गया है या जिनका घर के लिए खतरा है, उन सभी लोगों को ऐसे रिलीफ कैंप्स में रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ रहते हैं और यहाँ रिलीफ कैंप में कब से रह रहे हैं? यहाँ तो आ गए 3-4 दिन हो गया। 3 दिन क्या हुआ था? आप कहाँ रहते थे? घर से कैसे भागे? घर से तो भागे कैसे, जैसे तैसे जान बचा के भागे। पानी तो आ गया यहाँ तक, तो जल्दी कुछ तो ले नहीं पाए, बस बच्चे लोग को लिए भागे। एक बच्चे यहाँ है मेरे, 2 बच्चे मेरे दूसरे जगह है रिलीफ कैंप में। नहीं, दूसरे जगह बच्चे लोग अपने साथी के साथ दूसरे जगह भेज दिए हैं। 2 बच्चे को, एक बच्चे मेरे साथ है। आप लोगों को कैसे पता चला कि बाढ़ आ रहा है, क्या हो रहा है? तो बहुत सारा शोर हुआ, हल्ला हुआ, आदमी लोग को देखे भागते हुए, तो देखे बाहर निकल के खिड़की जंगला खोल के देखे तो आदमी लोग भाग रहा है। जब तक उठे तब तक में तो पानी भर गया भागते। आपका नाम? मेरा नाम माया देवी। ठीक है, 1 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स हैं, लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आप बताइए, आप कैसे भागे? यहाँ पे कौन कौन है आपके परिवार से? यहाँ पर मेरा बहन है, यहाँ पर मेरा जमाई है और उसका मेरा बड़ा भाई हूँ सर। और क्या हुआ था रात को? रात को उधर से अगर पानी पूरा आ गया तो अब उतना खास हम लोग ये मालूम नहीं था। जब हल्ला हुआ तो उधर से हम लोग भागे, जब पानी देखे तो इतना बार आ गया था, इसीलिए हम लोग उधर से भागने लगे सर। अब देखते देखते में इतना आ गया कि भागने का नौबत ही नहीं, किधर भागो, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। आपका नाम? जी मेरा नाम रहमत अंसारी सर। ठीक है, आप कहाँ से है? मैं इधर रंभू से हूँ सर। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं रिलीफ कैंप्स तो हर जगह चल रहा है सिक्किम में, क्योंकि रिलीफ कैंप्स में ही लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इस वक्त जहां खतरा है वहां पे लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कई लोगों का घर तीस्ता के बाढ़ के पानी में बह गया है और कई जगहों पे रास्ता भी बह गया है। तो लोगों का जाने का जो अगर कोई अपना घर वापस जाना चाहता है तो उसके लिए भी थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। सरकार इस वक्त लोगों को रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए रिलीफ कैंप का बंदोबस्त किया है। ऐसा ही एक रिलीफ कैंप में है, रंगपो में है, जहां पे बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त घर है और लोगों को घर छोड़ने पड़ा है तीस्ता के बाढ़ के कारण। कैमरा पर्सन जी शंकर के साथ रंगपो के रिलीफ कैंप से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। रत्नदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नदीप, हम सौरभ की रिपोर्ट देख रहे थे, वो बता रहे थे वहाँ पे कैसे हालात हैं। रिलीफ कैंप में लोग रहने को मजबूर हैं कई जगहों पर, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? वहाँ पर लापता लोगों की भी तलाश है, कुछ लोग फंसे भी हैं क्या, जो टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे? देखिए, जो परिस्थिति है वो बहुत ही भयानक परिस्थिति अभी भी बनी हुई है सिक्किम में। सबसे पहले तो ये हम बता दें कि जो डेथ टोल है
सिक्किम का वो अब बढ़ के 40 से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में के सटा हुआ है सिक्किम, जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है। और जो तीस्ता नदी है जिसमें कि ये फ्लैश फ्लड आया था, वो सिक्किम से बह के नॉर्थ बंगाल पहुंचती है और आगे चल के बांग्लादेश घुस जाती है। और नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 22 डेड बॉडीज मिली हैं अब पिछले 48 आवर्स में, सरकारी अधिकारी सूत्र से ये हमें खबर मिली है। तो इस तरह से 40 से ऊपर हो गया है डेड टोल। इसमें मुख्यमंत्री ने खुद हमें अपने इंटरव्यू में कहा है कि 7 आर्मी के पर्सनल हैं, और इसके साथ साथ ही जो बरदांग आर्मी का जो कैंप है जो पूरी तरह से बह गया है, वहां से सिर्फ उनके आर्मी के जवान ही नहीं बह गए, मगर उनके जो एक्सप्लोसिव्स हैं, उनके जो एमुनेशंस है, टोर्स हैं, वो भी बह गए हैं। और इसके चलते एक अलर्ट जारी किया है इंडियन आर्मी ने और वेस्ट बंगाल पुलिस ने, क्योंकि कल शाम को एक दुखद घटना घटी है जलपाईगुड़ी जिले में, जहाँ पे कि 2 लोग दोनों ही माइनर्स हैं, वो उनको शायद ऐसे ही एक बहते हुए आर्मी का जो मोटर है, मोटर शेल मिला और उसको गलत हैंडलिंग करने के कारण वो फट गया। 2 लोग मारे गए, 4 लोग घायल हैं। तो इस तरह की घटना नहीं हो, इसलिए वेस्ट बंगाल में भी अब पुलिस अब तीस्ता नदी के दोनों तरफ जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं डेड बॉडीज के लिए या फिर सर्वाइवर्स के लिए, या फिर जो आर्मी के एक्सप्लोसिव्स हैं, आर्मी भी इसमें जुटी हुई है। और दूसरी तरफ हम अगर सिक्किम की बात करें तो नॉर्थ सिक्किम जो है, जो इलाका है जो कि ऊंचाइयों में है, जो ग्लेशियर लेक के पास है, लाचुंग और लाचेन, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे 3000 से भी ज्यादा सैलानी वहाँ पे फंसे हुए हैं, और उनके साथ जो ड्राइवर्स हैं, गाइड है, फंसे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। और अभी भी लाचुंग और लाचेन जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरी तरह से कटा हुआ है। और आज इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू मिशन जाने वाले थे, मगर कोशिश भी की गई थी, मगर क्योंकि वेदर बहुत इंक्लेमेंट है, अभी भी बारिश हो रही है, और इस इंक्लेमेंट वेदर के कारण, खराब वेदर के कारण ये ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि रतनदीप, यही मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि क्योंकि हम देख रहे हैं बहाव इतना तेज वहां पर पानी का दिखा से इतना नुकसान यहाँ हो गया है, तो सड़कों को भी नुकसान हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से? देखिए, अगर हम नॉर्दर्न सिक्किम की बात करें, गैंगटॉक से आगे ऊपर की तरफ बात करें, तो 1 डजन जो ब्रिज थे वो ढह गए हैं, वो बह गए पूरी तरह से। तो ब्रिज अगर नहीं हो तो सड़कें कट ऑफ हो गए हैं। एक जिले से दूसरा जिला, एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर सिक्किम में पूरी तरह से कट ऑफ है। किसी तरह सिर्फ राजधानी गैंगटॉक से नीचे वाले हिस्से को कनेक्ट हुआ है, और एक जो रास्ता है सिक्किम में घुसने का, वो भी मेन जो रास्ता है नेशनल हाईवे 10, वो पूरी तरह से बह चुका है। आपको अगर सिक्किम में आना है, जैसे मेरे सहयोगी सौरभ वहां पे नीचे जो डिवास्टेटेड एरिया है रोंगपो या फिर सिंगथांग, वहां तक पहुंच पाए बहुत मेहनत के बाद, 24 घंटे गाड़ी में चल के जो दार्जिलिंग और कालिंपोंग से घूम के दूसरे पहाड़ों से होके किसी तरह वो वहां पे पहुंचे। तो इसी तरह ही जो रेस्क्यूइंग टीम है वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ऑन फुट, क्योंकि एयर ड्रॉपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। भारतीय सेना ने शेल्टर दे के रखा है टूरिस्ट को, वो लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं लोगों को ढूंढ निकालने के लिए, और लोगों को खाना पीना मुहैया करा रहे हैं, या और वॉइस ओवर इंटरनेट के माध्यम से उनके घर वालों के साथ बात भी करवा रहे हैं। तो भारतीय सेना डटी हुई है वहां पे, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। और इसके साथ साथ एयरफोर्स भी स्टैंड बाय में खड़ी है, अटेम्प्ट भी लिया है कल से एयरफोर्स ने वहां पे अपने हेलीकॉप्टर को भेजने के लिए, मगर जो मौसम है वो किसी भी तरह से उनके साथ नहीं दे रही है। नॉर्थ सिक्किम अभी भी कट ऑफ है, और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वो इलाका जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनके पास है। और एक चेतावनी फिर से राज्य सरकार ने जारी किया है कि कल जो जारी किया था कि और एक ग्लेशियर लेक का बर्स्ट हो सकता है। इसके पहले वहां से लोगों को निकालना, सैलानियों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है राज्य सरकार के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रेस्क्यूअर्स है, एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, मगर डटी हुई है वहां पे। एनडीआरएफ के टीम्स भी ऑन फुट अब मार्च कर रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांव, ये जो टेरेन है, जो जिस तरह की टेरेन है, वहां पे जो ऑन फुट भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यूअर्स हैं उनके सामने। और इसके साथ साथ जो नीचे के इलाके हैं सिक्किम के जो प्रभावित हैं, या फिर नॉर्थ बंगाल में भी अभी जो पानी बढ़ गया है, तीस्ता बैराज में भी पानी बढ़ गया है। और इसके साथ साथ दोनों छोरों में तीस्ता के अब वेस्ट बंगाल पुलिस
और एनडीआरएफ ऑपरेशन चला रही है, डेड बॉडी या फिर कोई अगर सर्वाइवर उनको मिल जाए, और जो एक्सप्लोसिव और एमुनेशन जो बह गए हैं इंडियन आर्मी के, उनको भी ढूंढ निकालने की ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रत्नदीप। तो बहुत मुश्किल हालात हैं वहाँ पर। देखिए रत्नदीप बता रहे थे वहाँ की स्थिति के बारे में कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सड़कें जो है वो बह गई हैं, पुल काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है, इससे कई जो जगहें हैं वो कट गई हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए वहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। तो इस पर नज़र हमारी है, आपको अपडेट हम यहाँ से सारा पहुँचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं चुनावी राज्यों में योजनाओं की भरमार है और तेलंगाना सरकार ने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम को दशहरे में लॉन्च करने की बात थी, लेकिन इसे आज लॉन्च कर दिया गया और इसकी वजह मानी जा रही है कि किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा सुधीर दे रही हैं। बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता यही केसीआर की सरकार, बीआरएस की सरकार ने शुरू किया है। दशहरा का गिफ्ट की तरह से अनाउंस किया था मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्चिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, किस दिन क्या मिलेगा ये पूरा मेनू अब बना हुआ है ऑलरेडी। और क्योंकि ये एक स्कीम है जो 20 लाख बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में है 1 से 10वीं तक, उन सबको इसका लाभ पहुंचेगा। बच्चों को जैसे आप देख सकते हैं इडली है, पूरी है, कुछ हलवा भी है आज के दिन के लिए। और खुश हैं आप ये खाते हुए? क्या नाम है आपका और इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों को? इससे हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, हम सभी सेहतमंद होंगे इससे। व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम सादिया है। ओके। क्या वैसे बच्चे माना जाता है कि बहुत सारे बच्चों के शायद माँ बाप भी काम पे जाते होंगे और बनाने का वक्त नहीं मिलता होगा मम्मियों को, क्या ऐसा भी होता है आपके घर में? क्या है, ऐसा है क्या आपके फ्रेंड्स के घर में ऐसा देखा गया? तो ऐसा नहीं है, पर उतना अच्छे से जल्दी नहीं बन पाता है अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना। तो हमारे स्कूल में अच्छा खाना मिलता है तो हम अच्छे से खा सकते हैं यहाँ पर। सबके लिए फ़ायदा ही है। हाँ, तो बच्चे खुशी हैं क्योंकि अच्छा ब्रेकफास्ट अगर मिलेगा तो ड्रॉप आउट रेट कम रहेगा और बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ जाएगी। मिनिस्टर के.टी. रामाराव बच्चों के साथ अपना नाश्ता करते हुए, और यही लॉन्च है इस स्कीम का। इसके लिए अलग जो बजट लगाया गया है उससे भी खुश होंगी माँ और फैमिलीज़ भी, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बच्चों के न्यूट्रिशन में काफ़ी फ़र्क आएगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब खबर राजस्थान से आपको दिखाते हैं। यहाँ से बड़ी खबर है, यहाँ पर 3 जिले बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है, जिन जिलों में ये मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ये 3 नए जिले यहाँ पर होंगे। और राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर अब 53 यहाँ पर हो गई है। नए जिले बनाने का गहलोत सरकार ने ये ऐलान किया है। हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ हैं। हर्षा, इन जिलों के बारे में बताइए, कहाँ पर ये हैं और इस फैसले का कैसा असर जो है वहाँ पर हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल जो असर है इसका राजनीतिक फायदा गहलोत सरकार चाहती है कि उनको मिले। और सिर्फ ये 53 जिले ही नहीं, पहले भी उन्होंने 50 जिले 30 से 50 कर दिए थे, 33 से 50 कर दिए थे। तो वो काफी समय पहले उसकी घोषणा हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो नए जिलों की घोषणा हुई 3 और की, वहाँ पे स्थानीय लोगों की मांग थी, क्योंकि 33 से जो 50 किए थे तब कई ऐसे जिले थे जो छूट गए थे। तो जैसे मालपुरा में लंबे समय से लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि उनका जिला बने। कुचामन भी एक बड़ा जगह है, नागौर काफी बड़ा जिला था, तो नागौर में अब नागौर अलग हो गया, डीडवाना अलग हो गया और अब कुचामन भी अलग हो गया है। साथ ही जैसे चूरू भी बड़ा जिला था, इसमें सुजानगढ़ को बनाया गया। तो स्थानीय लोगों की मांग थी, राजनीतिक फायदा जरूर इसका लेना चाहेगी गहलोत सरकार। और पहले भी राम लोभाया कमेटी जो बैठी थी इसको जिले बनाने की, उनका उद्देश्य ये था कि देखिए गवर्नेंस इजी करना है। और इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कहीं कहीं जिला मुख्यालय जो होते हैं 100, 150, कभी कभी 200 किलोमीटर दूर भी होते हैं तहसील से, तो लोगों को परेशानी होती है। गवर्नेंस को हम इजी करना चाहते हैं, तो इसलिए राजस्थान के 33 जिले पहले तो 50 बने हैं और अब 50 53 बन गए हैं। और अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो शायद और भी बन सकते हैं।
शुक्रिया हर्षा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए ज़िलों की संख्या जो है वो बड़ी है राजस्थान में, अब 3 और नए ज़िले यहाँ पर बना दिए गए हैं। अब कैसा इसका असर होता है ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन जाहिर है वहाँ के लोगों की मांग रही होगी कि वहाँ पर ज़िले बने। तो ये 3 नए ज़िले यहाँ पर बनाए गए हैं जिसके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बिहार की बात करते हैं। यहां पर अस्पताल में पिस्तौल लेकर घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पत्रकारों पर भड़क गए। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा इस बारे में तो वो गुस्सा हो गए। पत्रकार भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने उनसे जब पत्रकारों ने अस्पताल में पिस्तौल ले जाने पर सवाल किया तो वो पत्रकारों को धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पिस्तौल लहराऊंगा, तुम लोग क्या कर लोगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे बाप हो जो मना करोगे। नीतीश के विधायक ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। 2 दिन से गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्तौल रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में घूमते दिख रहे हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हाथ में लेकर नहीं चलेंगे तो क्या कमर में रखेंगे। अपने कारनामों के कारण गोपाल मंडल पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखें जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी जी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, भड़क गए, उनसे सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने, तो नीतीश जी भी इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्या? वहाँ पर क्या चल रहा है इनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद? और ये पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए इनके। देखिए, ये जो गोपाल मंडल हैं ये आज नहीं पिछले कई सालों से विधायक बनने के बाद ही, खासकर जब एक बार विधायक बने उसके बाद जब इनका रिपीट हुए, फिर से चुनकर आए, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इनका मन बढ़ गया। और ये चूंकि सरकार, इनकी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, वो जब से ये विधायक हैं तब से वो सरकार में भी हैं और इनको ये लगता है कि पार्टी ने कभी भी इनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपको याद हो तो एक बार राजधानी एक्सप्रेस में वो अंडरवियर पहनकर ही उन्होंने काफी हंगामा कर दिया था, जिसके कारण पार्टी को काफी सफाई देनी पड़ी थी और उनसे शो कॉज भी किया गया था। लेकिन पार्टी ने कभी भी उनको आज तक निलंबित नहीं किया है, क्योंकि वो जिस अति पिछड़ी समुदाय से आते हैं वो पार्टी का कोर वोट बैंक है। और पार्टी के नेताओं को लगता है कि ठीक है वो थोड़े से मन बढ़ू हैं, लेकिन उनको ज्यादा जो है उनके खिलाफ एक सीमा से ज्यादा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो जनता के बीच भी लोकप्रिय रहे हैं। और ये जनता के बीच में लोकप्रियता और जिस जाति से वो आते हैं वो एक, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मजबूरी, जिसके कारण आज तक पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही है। आज भी आपको मैं बता दूं कि पार्टी दफ्तर में उन्हें उनके कारनामों के कारण ही जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने उनको बुलाया था। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पार्टी दफ्तर में ही मौजूद थे। लेकिन देखना अब यह है कि क्या इस बार जो पार्टी दफ्तर के प्रांगण में उन्होंने गाली गलौज किया है उसके बाद पार्टी कोई कार्रवाई करती है, या पार्टी ऐसे ही जो मूक दर्शक बनकर अभी तक रही है उसी तरीके से मूक दर्शक बनी रहेगी। साबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि क्या इन पर कोई एक्शन पार्टी की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह की भाषा और जिस तरह का बर्ताव इन्होंने दिखाया
ये तो जाहिर है एक मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। पत्रकारों ने भी सवाल पूछा तो उन पर भी ये गुस्सा यहाँ पर हो गया। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पतालों से मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कहा कि उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया जाए। सबसे पहले ग्वालियर में 70 कॉलेज बंद हुए जो अपात्र थे। सवाल यह है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय शासन प्रशासन को लेकर नर्सिंग काउंसिल निरीक्षण करता है, सबको सत्यापित करता है, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करते हैं और फिर वहां से मान्यता मिलती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे? हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं जो अभी जारी है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इसकी पड़ताल की है। रिपोर्ट आप देखिए। ये भोपाल का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है, एक डिप्लोमा कोर्स भी कराता है जीएनएम का। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, आप देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, उनका ये कॉलेज बताया गया है। जो भी दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी कोर्ट में जमा कराए गए हैं। तो ऐसे एक कमरे के फ्लैट में, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक लगभग 23,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, लैब होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, मेस होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 3 कमरों में उनको क्या क्या मिलता होगा। और जो भी बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, किस तरह से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया है, किस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और वो भी उस शख्स द्वारा। ये पहली तस्वीर इसलिए हम इस कॉलेज की दिखा रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे उनका कॉलेज है सावित्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो यहाँ भोपाल के दाता कॉलोनी में स्थित है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और कहानी यही नहीं रुकती है। भोपाल के करौंद इलाके में एक नर्सिंग कॉलेज को ढूंढते हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई कॉलेज है ही नहीं। जिस पते पर पहुंचे वहां ताला लटका था और आसपास में कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था। जो इक्का दुक्का लोग मिले उनमें से किसी को इस तरह के किसी कॉलेज का पता तक नहीं था। तो देख लीजिए कि अजब मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज की गजब कहानी ये जो सामने आई है। जब हमने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा तो उनके पास एक ही जवाब था कि मामला कोर्ट में है। देखिए, माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। हम तो बिल्कुल हम भी न्याय कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है, तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं।
के बाद आपका स्वागत है और अब बात एशियाई खेलों की करते हैं। यहाँ से अच्छी खबर जो है आ रही है कि इतिहास बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो मेडल्स हैं वो हमारे खिलाड़ी हासिल कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 21 गोल्ड, 33 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 90 मेडल जीत लिए हैं। अगले 2 दिनों में भारत के कम से कम 10 मेडल जीतना पक्का लग रहा है और ऐसे में अब की बार वाकई में 100 पार जो है वो होने जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास कायम कर दिया है। फिलहाल एशियाड मेडल टैली में भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे नंबर पर है और ये भी कमाल की कामयाबी है। इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियाई खेलों में सर्वाधिक 70 पदक जीते थे। हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और लगता है इस बार इतिहास बन जाएगा। आज का दिन कैसा रहा और आने वाले दिनों में कहां हम पदक की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत ज़्यादा पदक दांव पे ही नहीं थे। गोल्ड मेडल की बात करें, 3 पदक दांव पे थे। अभी एशियन गेम्स में हॉकी का मेडल है जो बहुत मतलब भारतीय दिल हॉकी के मेडल के लिए धड़कता है और वो अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो ओलंपिक का टिकट भी आपको पक्का होगा। कई सारे मेडल है जो बैडमिंटन में प्रणॉय ने एचएस प्रणॉय को जो कांस्य पदक मिला है। सिपक तकराव में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने हिस्ट्री में मेडल जीता है। कई सारे हिस्टोरिक मेडल है। इक्वेस्ट्रियन में जो हमने इससे पहले मेडल जीता, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप में कई सारे कामयाबी। पारुल चौधरी जो मेरठ की हैं, नीरज ये जैवलिन की जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी अनु रानी, ये सारे हिस्टोरिक मेडल है। कई सारा इतिहास कायम हुआ है और इसलिए ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 100 मेडल तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बार सरकार ने एक तरह का जो कैलकुलेशन किया था और वो बार बार इसका नारा लगा रहे थे अब की बार 100 पार, वो हो जाएगा दिखता है। क्योंकि मुझे मेरी अपने जो उम्मीद थी, लगता था 80 से 90 के बीच आए तो बहुत अच्छी कामयाबी होगी, लेकिन 90 हम पहुंच गए हैं। 90 से 100 के बीच जो 10 मेडल हैं, जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनमें आने लगभग पक्के हैं। जैसे आर्चरी है, गोल्ड सिल्वर में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं, तो 2 मेडल वहां पे पक्का है। कुछ अनहोनी नहीं हो तो ये करीब ये तय माना जाना चाहिए कि अब की बार 100 पार 100 पार होगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मेडल टैली है उसमें हम जो सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था 1951 में, वहाँ हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन तब जो कंटेंडर्स कम थे, 8-10 के अंदर कंटेंडर्स थे। अभी इतने सारी टीमें, 45 देश खेलते हैं, 600-650 से ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। इस बार महिला और पुरुषों का जो गैप होता था कि ज़्यादातर पुरुष जीते थे, इस बार महिला पुरुष का गैप भी बहुत कम है। तो कई मायनों में ये भारत के लिए ऐतिहासिक एशियाड साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐतिहासिक एशियाड भारत के लिए साबित यहाँ पर हो रहा है। विमल, क्रिकेट से भी थोड़ी उम्मीद है वहाँ पर। एक तरफ तो वर्ल्ड कप यहाँ पर चल रहा है और वहाँ पर भी एक मेडल की हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे यहाँ जो शुभमन गिल के बीमार होने की खबर आई है, इसके बावजूद कोई ऐसा रश नहीं किया जा रहा कि वहाँ से किसी को लाना है। ये जो टीम है उसमें बेंच काफ़ी स्ट्रांग है और वो माना जा रहा है कि शुभमन गिल जल्दी ठीक हो जाएंगे और शायद पाकिस्तान के मैच से पहले अगर ठीक होते हैं तो फिर से भारत। इसके अलावा बहुत सारा बेंच स्ट्रेंथ है और वहाँ भी क्रिकेट में उम्मीद है। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो भारतीय क्रिकेट का जो डेप्थ है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कई मायनों में, न सिर्फ इन गेम्स में, बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे दुनिया भर की नज़रें भारतीय जो ट्रैक एंड फील्ड है वहाँ पे लगी हुई होंगी और भारत को मतलब 8वें नंबर से 4थे नंबर पे आना, किसी भी जो बाकी जो देश है जैसे चाइनीज़ ताइपे नीचे गया है, उज़्बेकिस्तान नीचे जाना, ये सब इन देशों के लिए ज़रूर भारत पर सबकी नज़र होगी और जाहिर तौर पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक कामयाबी है। बहुत शुक्रिया विमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी यहाँ से देने के लिए। तो ऐतिहासिक कामयाबी है, काफ़ी मेडल्स अभी आ चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 100 के पार जो है हमारा जो नंबर है मेडल्स का, मेडल टैली का, वो जाएगा। सीरिया के मध्यवर्ती शहर होम्स में ड्रोन से हमला हुआ और मिलिट्री एकेडमी पर हुए हमले में यहां पर 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 240 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई घायलों की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौतों का जो आंकड़ा है वो यहां पर बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि विस्फोटकों से लदे ड्रोन ने कैडेट्स के परिवार को निशाना बनाया। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक चश्मदीद ने कहा
कि जिस दौरान एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी, लोग ग्राउंड में चले गए थे और तभी वहां पर धमाका हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बम कहां से आया, बस चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इस घटना में सीरिया के रक्षा मंत्री अली महमूद अब्बास बाल बचे। हमले से कुछ मिनट पहले ही वो कार्यक्रम से निकले थे और उनके जाते ही हथियारबंद ड्रोन ने वहां बमबारी और गोलाबारी शुरू कर दी।